हेलो बच्चों। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर श्रम विभाजन जाति प्रथा और मेरी कल्पना का आदर्श समाज, जिसके लेखक हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 1947 में जब देश आजाद हुआ तो पूरे देश में भारतीय संविधान लागू किया गया। संविधान में दलित और दूसरे निम्न वर्ग की जातियों के उत्थान के लिए कई कार्य किए गए। उन्हें पढ़ने लिखने और नौकरी में आरक्षण दिया गया, जिससे वो भी समाज में सिर उठाकर जी सकें, अपनी पसंद के अनुसार कार्य क्षेत्र चुन सके और अपना जीवन स्वतंत्रता पूर्वक और समानता के साथ यानी समाज में बराबरी के साथ जी सके। आज हर धर्म और जाति का व्यक्ति अपनी मनपसंद की शिक्षा ग्रहण करने के लिए और अपने कार्य या पेशे को चुनने के लिए स्वतंत्र है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जीवन भर गरीब, दलित और निम्न वर्ग के उत्थान के लिए कई प्रयास किए। तो चलिए इस पाठ के माध्यम से पढ़ते हैं कि अंबेडकर जी के विचार क्या थे। अंबेडकर जी कहते हैं कि इस युग में भी जातिवाद का समर्थन विभिन्न तर्कों के आधार पर करने वालों की कोई कमी नहीं है, जिनमें से एक तर्क ये भी दिया जाता है कि आज के सभ्य समाज में कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन यानी कार्य का बंटवारा करना आवश्यक है और जाति प्रथा श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है। इसीलिए जातिवाद में कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर देखा जाए तो जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन यानी लोगों का बंटवारा भी करती है। लेखक कहते हैं कि समाज के लिए श्रम विभाजन आवश्यक है, लेकिन ये श्रम विभाजन जाति के आधार पर नहीं, बल्कि व्यक्ति की योग्यता, उसकी रुचि और उसकी कार्य कुशलता और निपुणता के आधार पर ही होना चाहिए। कहने का यह अर्थ है कि किसी भी धर्म और जाति के व्यक्ति को उसकी योग्यता और उसकी इच्छा के अनुसार कार्य करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। अंबेडकर जी कहते हैं कि भारतीय समाज की जाति प्रथा की ये विशेषता है कि ये कार्य के आधार पर श्रमिकों का विभाजन नहीं करती, बल्कि पहले से ही विभाजित वर्गों जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के आधार पर कार्य का विभाजन करती है। यानी अगर कोई ब्राह्मण का बेटा है तो वो वेद पुराणों का ही अध्ययन करेगा, क्षत्रिय का बेटा है तो रक्षा का कार्य ही करेगा, लोहार का बेटा लोहार का कार्य करेगा, भले ही उसकी रुचि इस काम में हो या ना हो। और ऐसी व्यवस्था संसार के किसी भी समाज में नहीं दिखाई देती। ये सिर्फ अपने समाज में ही देखा जाता है। बच्चे के माता पिता के सामाजिक स्तर के हिसाब से ये निर्धारित कर दिया जाता है कि उसका पेशा क्या होगा, यानी उसे जीवन भर क्या काम करना पड़ेगा। और यही जाति प्रथा का सबसे बड़ा नकारात्मक पहलू है। लेकिन लेखक कहते हैं कि व्यक्ति को उसकी रुचि के आधार पर कार्य करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। जैसे अगर कोई ब्राह्मण पुत्र सैनिक, वैज्ञानिक या इंजीनियर बनकर देश सेवा करना चाहता है तो उसे ऐसा करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। तभी देश को कार्यकुशल, क्षमतावान व्यक्ति मिल सकेंगे जो समाज और राष्ट्र निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकेंगे। अंबेडकर जी जाति प्रथा के दोष को बताते हुए कहते हैं कि जाति प्रथा व्यक्ति के पेशे को पहले से ही निर्धारित तो करती है, साथ ही साथ ये मनुष्य को जीवन भर उसी पेशे में बंधे रहने के लिए भी मजबूर करती है। जाति प्रथा के चलते व्यक्ति चाहे अपने पेशे से खुश ना हो, वो अपने परिवार का भरण पोषण ना कर पाए या उसके भूखे मरने की भी नौबत आ जाए, तब भी वो अपना पेशा नहीं बदल सकता। लेकिन आज के समय में अगर व्यक्ति अपने पेशे से खुश नहीं है, अपने परिवार का भरण पोषण ठीक से नहीं कर पा रहा है, ऐसी स्थिति में वो अपने पेशे या कार्य क्षेत्र को बदल देता है, जिसकी उसे पूरी स्वतंत्रता होती है। हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को ऐसा कोई पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती जो उसका पैतृक पेशा ना हो, यानी जो उसके बड़े बुजुर्गों द्वारा ना किया गया हो। इसीलिए पेशा परिवर्तन की अनुमति न देकर जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी बढ़ाने में अहम भूमिका निभाती है। श्रम विभाजन की दृष्टि से भी जाति प्रथा में कई दोष हैं। जाति प्रथा में श्रम विभाजन मनुष्य की इच्छा पर निर्भर नहीं होता। इसमें मनुष्य की व्यक्तिगत भावनाओं और व्यक्तिगत रुचि का कोई स्थान और महत्व नहीं होता है। लेखक कहते हैं कि हर जाति या वर्ग के लोगों को उनके लिए पहले से ही निर्धारित कार्य करने पड़ते हैं, फिर चाहे उनकी रुचि उसमें हो या ना हो। ऐसी स्थिति में जब व्यक्ति अपनी इच्छा के विपरीत किसी कार्य को करता है तो वो उस कार्य को लगन से न करके बेमन से करता है।
और अधूरे मन से किए गए कार्य में कुशलता और निपुणता प्राप्त नहीं हो सकती। अतः इस बात से ये सिद्ध होता है कि व्यक्ति के आर्थिक पहलू के लिए भी जाति प्रथा हानिकारक है, क्योंकि बेमन से किए गए कार्य में व्यक्ति कभी उन्नति नहीं कर सकता। अपनी कल्पना के आदर्श समाज के बारे में लेखक कहते हैं कि मेरी कल्पना का आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे पर आधारित है। लेखक कहते हैं कि आदर्श समाज में लोगों के बीच किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। जिस समाज में लोग एक दूसरे की भलाई का ध्यान रखते हैं या उनकी भलाई के बारे में सोचते हैं, वो समाज निश्चित रूप से उन्नति करता है। अंबेडकर जी कहते हैं कि समाज में भाईचारा दूध और पानी के समान होना चाहिए। जैसे पानी दूध में मिलकर दूध जैसा हो जाता है, फिर उसे दूध से अलग नहीं किया जा सकता, ठीक उसी प्रकार समाज में भाईचारा होना चाहिए। जिस समाज में कोई भेदभाव ना हो, वही सही अर्थों में एक लोकतंत्र है। लेखक कहते हैं कि लोकतंत्र सिर्फ देश चलाने के लिए एक शासन व्यवस्था नहीं है, बल्कि एक ऐसा समाज है जहां लोग एक दूसरे का, अपने साथियों का सम्मान करें, उनके प्रति श्रद्धा भाव रखें, जहां हर किसी को अपना कार्य चुनने की आजादी हो, वही लोकतंत्र है। लेखक ये पूछते हुए कहते हैं कि जब कहीं भी आने जाने, अपने जीवन की सुरक्षा करने, अपने कार्य के लिए आवश्यक औजार और सामग्री रखने की स्वतंत्रता हमें मिल सकती है, तो फिर हमें अपने मनपसंद कार्य चुनने की स्वतंत्रता क्यों नहीं मिल सकती। लेखक कहते हैं कि कुछ जाति प्रथा के समर्थक शारीरिक सुरक्षा और संपत्ति के अधिकार की स्वतंत्रता को मान भी लेंगे, लेकिन अपना व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता देने के लिए तैयार नहीं होंगे, क्योंकि वह लोगों को गुलाम बनाकर रखना चाहते हैं। जब कुछ लोगों को दूसरे लोगों के द्वारा निर्धारित व्यवहार और कर्तव्यों का पालन करने के लिए विवश होना पड़ता है, ये एक तरह की दासता यानी गुलामी होती है, क्योंकि जाति प्रथा वाले समाज में विपरीत परिस्थितियों में भी व्यक्ति अपना व्यवसाय यानी कार्य को नहीं बदल सकता, चाहे वो कार्य उसके लिए सही हो या ना हो। लेखक कहते हैं कि समाज में समानता का अधिकार भी होना चाहिए, जबकि कुछ लोग इसकी आलोचना करते हुए कहते हैं कि सभी मनुष्य बराबर नहीं होते। उनका ये तर्क थोड़ा बहुत सही भी हो सकता है, क्योंकि सभी मनुष्य इन 3 बातों पर समान नहीं होते, जिनमें पहला है शारीरिक, दूसरा है सामाजिक उत्तराधिकार और तीसरा है मनुष्य के अपने प्रयत्न। लेकिन इन 3 विशेषताओं के आधार पर समाज में उनके साथ असमान व्यवहार नहीं किया जा सकता, क्योंकि शारीरिक वंश परंपरा और सामाजिक उत्तराधिकार का अधिकार व्यक्ति के अपने हाथ में नहीं है। जाति, धर्म और संप्रदाय से ऊपर उठकर हमें मानव मात्र के प्रति समान व्यवहार रखना चाहिए। समाज में सभी लोगों को समान अवसर और अधिकार मिलने चाहिए। लेखक कहते हैं कि उत्तम व्यवहार के हक की प्रतियोगिता में वो लोग निश्चित ही आगे निकल जाएंगे जिन्होंने अच्छे कुल में जन्म लिया और जिन्हें विरासत में अथाह धन संपत्ति, व्यवसाय और प्रतिष्ठा मिली। लेकिन सिर्फ ऐसे लोगों के साथ उत्तम व्यवहार करना पक्षपात करना होगा। अगर हमें समाज के सभी सदस्यों से अधिकतम योगदान प्राप्त करना है, तो हमें सभी को समान अवसर उपलब्ध कराने होंगे और हर किसी के साथ एक समान व्यवहार करना होगा। हर व्यक्ति को उसकी क्षमता का विकास करने के लिए प्रोत्साहित भी करना होगा। अंबेडकर जी कहते हैं कि मानवता की दृष्टि से समाज को 2 श्रेणियों में नहीं बांटा जा सकता। व्यवहारिक सिद्धांत यही है कि सभी के साथ समान व्यवहार किया जाए। जैसे एक राजनेता इसी धारणा को लेकर चलता है कि सबके साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए, तभी उसकी राजनीति फलती फूलती है। हालांकि समानता एक काल्पनिक जगत की वस्तु है, फिर भी एक राजनीतिज्ञ को सभी परिस्थितियों को दृष्टि में रखते हुए यही मार्ग अपनाना पड़ता है, क्योंकि यही व्यवहारिक भी है और यही उसके व्यवहार की एकमात्र कसौटी भी है।